चैप्टर 8। सो ध्यान देखिएगा, स्टेप्स इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लाइक एक्शन, डूइंग। एक डायलॉग मारना है कि इट्स वेरी इजी टू डू बट वेरी इजी टू से बट टफ टू डू। इट इज वेरी इजी टू से बट टफ टू डू। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करने में आपके पास 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं और ये सीक्वेंस में है। नंबर 1 पे है क्या चीज? एक्शन। नंबर 2 पे एफिशिएंसी। नंबर 3 पे ऑपरेशनल प्रोसेस। नंबर 4 मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल एंड नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एट द मिडिल एंड लोअर लेवल। ओके, ये 5 स्टेप्स हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। आप स्केल पे देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका लिखा हुआ फॉर्मुलेशन और यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन। आप सबसे पहले कॉपी पे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन वाला कॉलम ले लेंगे। उसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है? एक्शन। नंबर 2 एफिशिएंसी। नंबर 3 ऑपरेशनल प्रोसेस। नंबर 4 मोटिवेशन एंड लीडरशिप। नंबर 5 इज ए कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान से देखना, एक्शन का अपोजिट क्या होगा? बिफोर एक्शन। एफिशिएंसी का अपोजिट क्या होगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज वन एंड द सेम थिंग? नो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फॉर्मुलेशन एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इधर आता है आपके पास ऑपरेशनल प्रोसेस, देन इट बिकम्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, then it becomes motivational and leadership skill, then it becomes institutive skill. इधर आ गया कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिडिल लेवल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एट द मिडिल एंड द लोअर लेवल में, कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एट द टॉप लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? फ्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, सो अगर आपको एक्शन याद है तो बिफोर एक्शन फॉर्मुलेशन का पार्ट हो गया, एफिशिएंसी याद है तो इफेक्टिवनेस फॉर्मुलेशन का बात हो गया, ऑपरेशनल प्रोसेस याद है तो इंटेलेक्चुअल फॉर्मुलेशन हो गया, अगर मोटिवेशन लीडरशिप याद है तो इंट्यूटिवनेस फॉर्मुलेशन का पार्ट हो गया, अगर आपको कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एट द टॉप लेवल, मिडिल एंड फंक्शनल लेवल है तो ये कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल ऑन द टॉप लेवल, ये आपका फॉर्मुलेशन का पार्ट हो गया। तो अगर मेरा बच्चा को डिफरेंस आया बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो आराम से लिख सकता है। ध्यान रखना, ये जो 5 स्टेप्स हैं आपको याद होना चाहिए। दीज स्टेप्स आर द एक्शन, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल प्रोसेस, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एट द लोअर लेवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंकेज बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान रखिएगा, अगर टॉप लेवल के लोग चेंज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द लीडरशिप एंड टॉप टेक्नोलॉजी, तो स्ट्रैटेजी खुल के बनाई जाएगी, तो ये फॉरवर्ड लिंकेज है। लेकिन टॉप लेवल के लोग चेंज नहीं होते हैं, टॉप लेवल के लोग चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि वहां पे जमे, वहां पे सूट करे, तो उसको कहा जाएगा बैकवर्ड लिंकेज। यानी कि फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि टॉप लेवल इज एग्रीड टू चेंज, फॉरवर्ड लिंकेज है कि टॉप लेवल इज एग्रीड टू चेंज इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड लिंकेज। लेकिन अगर टॉप लेवल इज नॉट एग्रीड टू चेंज, तो दिस विल बी नोन एज द बैकवर्ड लिंकेज। बस 2 ही लाइन आपको लिखना है। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या होता है कि ऊपर वाला चेंज होगा, एंड बैकवर्ड लिंकेज में क्या होगा कि स्ट्रैटेजी चेंज होगा, ऊपर वाले लोग चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाले लोग चेंज नहीं होंगे। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा आप लोगों से, बिकॉज मेजॉरिटी हैव डन दिस। अगर मान लिया जाए कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि आपको कितना प्रॉफिट दिखानी है बताओ, तो दे सेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि टॉप लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अकाउंट्स लिखी जाएगी, तो जो अकाउंट्स लिखी जा रही है प्रॉफिट पूरा सेट करने के बाद, तो ये बैकवर्ड एडजस्टमेंट है या फॉरवर्ड एडजस्टमेंट है?
तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द बैकवर्ड लिंकेज। लेकिन मान लो कि तुम खुलेआम लिख रहे हो, जितना प्रॉफिट आता है टैक्स तुम दिलवाओ, कंपनी को बोलो इतना टैक्स दो, तो दैट बिकम्स व्हाट, द फॉरवर्ड लिंक। मतलब अकाउंट्स में लिखने में कोई प्रभाव नहीं है। तो जब स्ट्रैटेजी बनाते समय पहले ही सेट हो चुका है कि क्या करना है, तो स्ट्रैटेजी इज अ बैकवर्ड लिंकेज। और जब ऊपर खेलने के लिए तैयार है तो दैट बिकम्स द फॉरवर्ड लिंकेज। बट ये सीए वाला एग्जांपल मत लिखना, कि अकाउंट्स वाला एग्जांपल बिल्कुल मत लिखना, गलत हाथ में चला गया तो रेड मार देगा। Then it's coming back issues in a strategy implementation, यानी कि इतने इश्यूज हैं। तो इश्यूज आप देखेंगे तो इनमें 6 हैं, और इसका मेमोरी कोड है प्रोफेसर पीएस राठौर फंक्शनल बिहेवियर। प्रोफेसर पीएस राठौर फंक्शनल बिहेवियर, प्रोफेसर पीएस राठौर फंक्शनल बिहेवियर। पी का मतलब है, पहला इशू है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा है प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन, तीसरा है स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, चौथा है रिसोर्स एलोकेशन, पांचवा है फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन, और छठा है बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन। ये इतने 6 इश्यूज हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मैट्रिक्स से समझाया गया है, 2 मैट्रिक्स है। ये 2 मैट्रिक्स कौन से हैं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, और दूसरा है प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है ना, तो आप एफिशिएंसी को पीपीटी में अंडरलाइन कीजिए, एफिशिएंसी को पीपीटी में अंडरलाइन कीजिए, एंड इफेक्टिवनेस को भी अंडरलाइन कीजिए। ओके अच्छा बताइए, आपने थोड़ी देर पहले कहा था, तो एफिशिएंसी का दूसरा मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज, एफिशिएंसी का दूसरा नाम है व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन। एंड इफेक्टिवनेस का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मुलेशन। ओके, इफेक्टिवनेस का दूसरा नाम फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन। आपने कंट्रास्ट में पढ़ा था। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम चेंज कर दें, एफिशिएंसी के जगह इम्प्लीमेंटेशन कर दें, एंड इफेक्टिवनेस के जगह फॉर्मुलेशन कर दें, बस नाम चेंज किया हुआ है। पहला का नाम रखा है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड दूसरा का नाम रखा है व्हाट? प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में भी उठा के देखोगे तो बात वही निकल के आ रही है। इट्स कमिंग इन द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देयर आर द 2 मैट्रिक्स, पहला है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, देन दूसरा है व्हाट? दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन मैट्रिक्स। बट उसका नाम बदल गया, अब इसका नाम रख गया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो दिस इज व्हाट कमिंग। अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है पहले का स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, और दूसरा का नाम है प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। क्लियर? अब ध्यान से देखना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स में देखिएगा आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा बात है। ये है एक्स एक्सिस, आप देखते जाइए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने डाला क्या चीज? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, और वाई एक्सिस में क्या डाला? फॉर्मुलेशन। अब कैसे याद रखोगे एग्जाम में? जो आगे सो साइड में, जो पीछे सो नीचे। मैं दीवार से छुप गया, देखिए, जो आगे सो साइड में, जो पीछे सो नीचे। फॉर्मुलेशन आगे है वो साइड में होगा, जो पीछे है वो नीचे होगा या ऊपर होगा। यानी कि जो आगे है वो वाई एक्सिस है, और जो पीछे है वो एक्स एक्सिस है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। ठीक है, तो आप एक काम करिए सभी लोग, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, बस 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए। अब इसके एक्स एक्सिस पे लिखिए स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन,
एक्स एक्सिस पे लिखिए स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड वाई एक्सिस पे लिखिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फर्स्ट कॉलम लिखिए वीक एंड सेकेंड कॉलम लिखिए एक्सीलेंट। फर्स्ट रो लिखिए यहां पे फ्ला एंड सेकेंड रो लिखिए साउंड। फ्ला एंड साउंड। जय माता दी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? JMD। क्या कहते हैं? JMD। JMD कहते हैं ना, JMD। जय एम माता दी, जय माता दी। हम इसको कहेंगे AMD, ऐ माता दी, ऐ माता दी। तो मेमोरी कोड लिखो AMD, ऐ माता दी, 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 AMD। JMD के बदले ऐ माता दी। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला वीक है, अब इसमें जो नाम लिखिएगा ABCD, आराम से लिखिए ABCD, आराम से लिख लिया आपने। अब ध्यान से, ये जेड फॉर्म में जाएगा, ABCD जेड फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वीक है तो ये भी वीक है और ये भी वीक है। अगर ये एक्सीलेंट है तो ये भी एक्सीलेंट है, ये भी एक्सीलेंट है एंड ये भी एक्सीलेंट है। अब अगर ये फ्ला है तो सी में भी फ्ला है एंड डी में भी फ्ला है। अगर ये साउंड है तो ए में भी साउंड है एंड बी में भी साउंड। तो ये हमारा फुल हुआ। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा बात बताइए कि जो स्क्वायर ए है उसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा? वीक एंड साउंड, है वीक एंड साउंड। तो ऐसे बोलेंगे स्ट्रैटेजी Strategy implementation implementation is is weak weak. and strategy Strategy formulation is sound. strong. is a sound। ए है। अब बताओ वीक एरिया क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन को सही करने के लिए क्या करेंगे? 5 स्टेप्स हैं, एक्शन, एफिशिएंसी, Efficiency, Operation, operational, motivation motivation, coordination. परफेक्टली परफेक्ट। बी का कॉम्बिनेशन क्या है? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन is sound. साउंड। अब बताओ दोनों बढ़िया है, तो जब अगर स्क्वायर ए में है कोई तो उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंटेशन सही करेगा तो कौन Square से B में स्क्वायर में आ जाएगा? B। में। B में अच्छा, सी का कॉम्बिनेशन क्या है? Strategy implementation is weak and strategy formulation is flawed. ये दोनों कमजोर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? BPR, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। re-engineering. अच्छा, डी का क्या है? Strategy implementation is excellent and strategy formulation is flawed. Formulation is flawed. इसका मतलब कहाँ पे काम करना पड़ेगा? Formulation में। फॉर्मुलेशन पे। फॉर्मुलेशन पे कैसे काम करने हैं? उसके 5 टेक्निक है। फॉर्मिंग द विजन, knowing the Knowing the mission, setting objectives, Setting crafting objectives, goal, crafting goal. and erroneously actions। अब बताओ, क्या हमारा बच्चा लोग आराम से जी भर के लिख लेगा? Yes, sir. अब बेटा, अगर अब मान लो कि जो हमने डी पे काम किया तो फॉर्मुलेशन पे काम कर लेंगे, तो हम कौन से स्क्वायर में चले जाएंगे? स्क्वायर बी में। बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स पे आता है और इसमें प्रैक्टिकल MCQ बेस्ड कोर्स स्टडीज भी आता है। मेरा बच्चा लोग आराम से कर लेगा। हाँ, एक बात राज की बताता हूं, अगर हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स में बैठे हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पे बैठे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फॉर्मुलेशन सही होना जरूरी है, क्योंकि बेस में यही है, यही सही है, लड़ेंगे, ये सही है, ये सही है, फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, फॉर्मुलेशन सही नहीं नहीं नहीं, गलत गलत बोल दिया। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे देखने में कहाँ खड़ा हूँ? आधा खड़ा हूँ। अब ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा इंप्लीमेंटेशन सही है। जो एक्स एक्सिस पे हम उसका फेवर करेंगे, एक्स एक्सिस पे उसका फेवर करेंगे, ये बढ़िया, इंप्लीमेंटेशन बढ़िया, इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए।
अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, फॉर्मुलेशन, मतलब आदमी मेरे विचार बदल गए। पहले मैं यहाँ पे क्या था, कांग्रेस में था, तो मैं कहता बीजेपी वाले गंदे हैं, बीजेपी वाले गंदे हैं, इनको काम करने नहीं आता, ये बिल्कुल हिंदुत्व की लड़ाई करते हैं, ये अब लो जी मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस वाला विचारधीन आदमी है, इसके पास कोई आदमी नहीं है, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लोगों को ग्रोथ नहीं करने दिया। अब इसको आप कहोगे तो दोगली बात है, कोई दोगली बात नहीं है। सिचुएशन देख के चेंज हुआ है। तो क्या सिचुएशन देखा, इंप्लीमेंटेशन के केस में जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन आप कराएंगे तो आप ये कहेंगे कि इंप्लीमेंटेशन का सही होना जरूरी है, क्योंकि एक सक्सेस में वो है। सेकंड केस में ऑपरेशनल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आ गया, तो आप कहेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होना सही है। मतलब कि इंप्लीमेंटेशन गलत है तो चलेगा, मतलब कि तो चलेगा, लेकिन फॉर्मुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मुलेशन गलत होगा तो कंपनी मरेगी, चाहे जल्दी मरे चाहे बाद में मरे। अगर फॉर्मुलेशन गलत हुआ तो कंपनी मरेगी, चाहे बाद में मरे चाहे मरे, ये मरेगा जरूर। यानी कि इस मैट्रिक्स में ये बोलेंगे कि फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए। अगर इंप्लीमेंटेशन गंदा है तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन अगर फॉर्मुलेशन गंदा है तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। अब आपके अंदर कैसे कैसे कैसे, अरे भैया बात कर रहे हैं, अच्छा बात भी सही है, अगर सोचने लगो तो बात सही है। फॉर्मुलेशन क्या है कि अगर हमारे पास सही काम है तो धीरे धीरे करेंगे तो भी चलेगा। सही काम होना ज्यादा जरूरी है, अगर काम सही करना, अरे सही काम होगा तभी तो काम सही करेंगे। तो ये वाला मॉड्यूल कहता है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द वाला कहता है कि सही काम होना चाहिए, फिर धीरे धीरे करेंगे। तो सही काम होना चाहिए, दैट्स राइट वर्ड, राइट, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, करेक्ट। So that's what the point we understand, right? So this is what we call the principal combination of efficiency and effectiveness. Principal combination of efficiency and effectiveness. Principal combination of efficiency and effectiveness. So एक काम कर लीजिए, आप देख सकते हैं हमने 2x2 मैट्रिक्स बनाया। यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स में देखिएगा, हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट, द इफेक्टिवनेस। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है देखिएगा, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि इंप्लीमेंटेशन, हमारा दो रो है, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, राइट। हमने जेड फॉर्म में इसको लिखा 1 2 3 4, हमने जेड फॉर्म में लिखा 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आप यहां देखिए, यहां पे क्या बन के आया है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, इफेक्टिव। यहां पे भी व्हाट, इफेक्टिव। यहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, इनएफेक्टिव, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, तो यहां पे भी एफिशिएंट, यहां पे भी एफिशिएंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, तो यहां पे भी इनएफिशिएंट, यहां पे भी इनएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इसको भी जेड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, हम सेल 1 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सेल 1 का कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। तो दोनों बढ़िया बढ़िया है। तो बिजनेस थ्राइव स्ट्रैटेजी है। थ्राइव स्ट्रैटेजी का मतलब है कि इसको कोई रोक नहीं सकता, रोक सको तो रोक लो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। दैट बिकम्स व्हाट, दैट्स वी कॉल थ्राइव स्ट्रैटेजी। अब हम सेल 2 में आ रहे हैं। सेल 2 में जब हम आ रहे हैं तो आप देखिएगा ये क्या कहता है, सेल 2 का कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इनइफेक्टिव एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। कंपनी विल डाई स्लोली, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो सही है लेकिन फॉर्मुलेशन सही नहीं है, तो कंपनी मर जाएगी, क्योंकि फॉर्मुलेशन सही होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे भी केस देखा जाए, हमने थर्ड केस में देखा जाए, दैट इज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन क्या रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, इफेक्टिव, but the operational management is what, इनएफिशिएंट। अब देखिए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो जो है देखा जाए तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट तो इनएफिशिएंट है, बट चूंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो कंपनी कैन सर्वाइव, क्योंकि सही काम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, सही काम कर रहा है। लास्ट वाला क्या है, दोनों इनएफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट है, डाई क्विक। अब आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में कितने स्ट्रेटजी फॉलो किए जाते हैं, तो आप कहेंगे 4। 4 क्या है, ड्राइव, थ्राइव, डाई स्लोली, सर्वाइव एंड डाई क्विकली। 4 तरह के स्ट्रेटजी फॉलो किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट
नाउ ये था हमारा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के केस में। अब हम एक दूसरा चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क। दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क। बेंचमार्क में से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स। तो हम सबसे पहले परिभाषा याद करेंगे और इस परिभाषा को हर जगह यूज करेंगे। ये क्या है? पहला है अंगूठे पे सीएमजी। अब आप एक काम कीजिए, ये हाथ बाहर लेके आइए और बोलिए आई एम द बेस्ट। बोलिए आई एम द बेस्ट। बोलिए आई एम द बेस्ट। I am the I'm best. the आई best. एम द बेस्ट। I'm the बोलिए best. आई एम द बेस्ट। I'm the best. बोलिए आई एम द बेस्ट। I'm the best. अरे किससे बेस्ट? कंपेयर तो देखो। तो जिससे कंपेयर करोगे ना, उसको लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे बैठा लो, इससे कंपेयर करना। तो जिससे कंपेयर करते हो ना, वो बेंचमार्क है। मतलब जैसे आपके घर में ये लोग कहते हैं कि बेंचमार्क हम थियरी नया नया पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया नया पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नया नया पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। ओके, सो व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज वेरी सिंपल कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बेंचमार्क का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे बेंचमार्क का मतलब 4 डेफिनेशन से समझ लो। पहला है अंगूठे पे सीएमजी। अंगूठा का मतलब क्या हुआ कि बेंचमार्क इज अ पॉइंट, स्टैंडर्ड, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट व्हिच द थिंग कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड एंड जज। तो लिखेगा बेंचमार्क इक्वल टू स्टैंडर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। राइट डाउन स्टैंडर्ड और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एसपीआर लिखे। स्टैंडर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एसपीआर, स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये पहला परिभाषा है कि एक स्टैंडर्ड है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगेंस्ट व्हिच द थिंग कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड एंड जज्ड, अगेंस्ट व्हिच द थिंग कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड एंड जज्ड, अगेंस्ट व्हिच द थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड एंड जज्ड, अगेंस्ट व्हिच द थिंग कैन बी कंपेयर्ड, मेजर्ड एंड जज्ड। अगेंस्ट सीएमजे, सीएमजे बहुत बढ़िया, सीएमजे। अब आपके पास आता है डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 पर आता है एससीपी यानी सीनियर सीपी हेल्प व्हाट एसपी। एसपी को हेल्प करता है किसके लिए? लर्न, इंप्रूव एंड इवॉल्व। ये दूसरा परिभाषा है। एस का मतलब होता है व्हाट स्टडीज, सी का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस एंड पी का मतलब होता है प्रोसेसेस। यानी कि बेंचमार्क स्टडीज है किसका? सर्कमस्टेंसेस का एंड प्रोसेस का। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंचमार्क इज अ पैनेसिया, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आप क्या लिखेंगे अंदर? बोलेंगे नहीं, आप लिखेंगे क्या है ये जो बेंचमार्क है, ये स्टडी है, ये सर्कमस्टेंसेस का, ये प्रोसेस का। तो इसे क्या होगा? सुपीरियर परफॉर्मेंस मिलेगा। सो इसे क्या होगा? एट द हेल्प इन अ सुपीरियर परफॉर्मेंस। और इससे क्या होगा? एफर्ट होगा टू लर्न, इंप्रूव एंड इवॉल्व। तो आप क्या यहाँ पे मेमोरी कोड क्या है? एससीपी, एससीपी, एसपी, एसपी टू लर्न, इंप्रूव एंड SCP help SP to learn, improve, and evolve. Write down this full memory code. Write down this full memory code. Write down this full memory code. SCP help SP to learn, improve, and evolve. Write down in memory code. Complete memory code. Write down. Write down. SCP help SP to learn, improve, and evolve. लिखिए. Write down. SCP help SP to learn, improve, and evolve. Write down. SCP help SP to learn, improve, and evolve. SCP help SP to learn, improve. लिखो 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 फटाफट लिखो। SCP सीनियर कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हेल्प करता है। सीनियर वेरी सीनियर कमिश्नर ऑफ पुलिस, दैट इज सीनियर कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हेल्प करता है टू लर्न, इंप्रूव एंड इवॉल्व। SCP हेल्प SP टू लर्न, इंप्रूव एंड इवॉल्व। वेरी गुड। SCP हेल्प SP टू लर्न, इंप्रूव एंड इवॉल्व। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स करेक्ट। अब आपके पास नेक्स्ट आपको लिखना है, थर्ड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन है सुनो जी, एमपी में आईपी। असल में आईपी कॉलेज सिर्फ दिल्ली में होता है, लेकिन एमपी में चला गया। इससे घरवाली बड़ी खुश हो गई और घरवाली खुश होकर के अपने घरवाले को बता रही है, क्या बता रही है? सुनो जी। तो उसने बोला बोलो जी। बोला एमपी में भी आईपी। तो क्या है बोला उन्होंने? सुनो जी एमपी में भी आईपी। सुनो जी एमपी में आईपी। सुनो जी एमपी में आईपी। सुनो जी एमपी में आईपी। एस का मतलब क्या है? सेटिंग। जी का मतलब है गोल। एम का मतलब है मेजरिंग। पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, यस, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी। तो सुनो जी मतलब सेटिंग गोल, एमपी मतलब मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, आईपी मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 6 वर्ड्स हैं। अगर ये 6 वर्ड्स याद है
तो आप आराम से लिख सकते हैं एक परिभाषा। तो ये क्या है, सुनो जी मतलब सेटिंग गोल, एमपी मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, आईपी मतलब बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, यानी कि बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में होता है। तो अगर आप इसको आराम लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि बेंचमार्क इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन द बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। इट हेल्प ऑफ द परफॉर्मेंस एंड लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। और लास्ट में आता है सीआईसीए। सीआई का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सीए का मतलब होता है दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेजेस। तो सीआईसीए, सीसीए ये हमारा होगा CICA, दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस। CICA, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस, ठीक है, CICA, दैट इज द पॉइंट आंसर कमिंग। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन और एलिमेंट इन द बेंचमार्किंग प्रोसेस। स्टेप पूछे, एलिमेंट पूछे तो एक ही आंसर है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई द नीड। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द नीड। आइडेंटिफाई द नीड, ये अंडरलाइन कीजिएगा, आइडेंटिफाई द नीड। दूसरा है क्लियरली अंडरस्टैंड ओन प्रोसेस, और तीसरा है आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेस। चौथा है कंपेयर विद द ओन प्रोसेस, एंड पांचवा है फाइंड द गैप एंड एक्शन टू टेक द फिल अप द गैप, एंड चौथा है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो इस कैसे करेंगे, Value. सबसे पहले आप देखिए पहला स्टेप है, हाथ ऐसे करिए, आइडेंटिफाई, Identify the need. identify the need for the benchmark, identify the need for the benchmark, identify the need for the benchmark, then understand own process, understand own process, and find out the best process, find out the best process। कितने हो गए हैं स्टेप्स, 3। चौथा 3. कंपेयर विद ओन Compare. प्रोसेस एंड फाइंड द गैप, फाइंड द गैप, 4 हो गए। और पांचवा क्या है, एक्शन टू फिल अप द Prepare गैप, report. एक्शन टू फिल अप द गैप, प्रिपेयर रिपोर्ट एंड एक्शन। एंड छठा क्या है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, Evaluation. राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेंचमार्क में कितने स्टेप्स हैं, तो आप कहेंगे बेंचमार्क में टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द ओन, Identify the need. आइडेंटिफाइंग द नीड। दूसरा क्या है, Identify the need. देन ओन, Understand own own process. clearly, Identify then find best out the best process. process, then what, Compare. Compare compare with the own processes, Compare. and then what, action to fill up to the fill up the gap, gap, and then Gap. continuous evaluation। Evaluation. continuous 6 evaluation. प्रोसेस हो गए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एरिया इन व्हिच द बेंचमार्क प्रोसेस कैन बी यूज्ड, व्हाट आर द एरिया इन व्हिच द बेंचमार्क प्रोसेस कैन बी यूज्ड, व्हाट आर द एरिया इन व्हिच द बेंचमार्क प्रोसेस कैन बी यूज्ड। So the benchmark process can be used in the area that is what is called PMO DCP honored। मेमोरी कोड क्या है, PMO DCP honored, क्या है, PMO DCP honored, PMO DCP honored, क्या है, PMO DCP honored। P का मतलब है, PMO DCP honored. अब पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देन Operation and maintenance. operation, then distribution, then customer Customer service, then service. plant utilization, then Plant utilization. On human resource. देखो आप चाहो तो आप MRP या FHLA भी लिख सकते हो, लेकिन जब ये 7 कहता है और हमें याद है अच्छी तरह से, तो हम लोग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 7 याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लिखेंगे PMO DCP ऑनर, यही डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे, कहानी खत्म। अब ध्यान से रखना, एक बात बताता हूँ, बेंचमार्क में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब 7 नंबर का क्वेश्चन आए, पहला डेफिनेशन लिखो, फिर एलिमेंट लिखो, फिर व्हाट एरिया इन व्हिच द बेंचमार्क कैन बी यूटिलाइज्ड लिख दो। पूरे के पूरे 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, ऑल 7 मार्क्स यू विल गेट। नाउ वी आर गोइंग अबाउट द नेक्स्ट वन, going on the next one. The next one is business process re-engineering. The business process re-engineering. Business process re-engineering का मतलब क्या होता है, ध्यान से रखना। business process re-engineering का मतलब होता है, business process re-engineering का मतलब होता है कि जो हम ये कहता है कि हम रास्ता पूरा बदल दो, मंजिलें मत बदलो। जो काम करते हैं वही काम करेंगे, मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वही बना देंगे, लेकिन उसको बना करके मार्केट से बेचने तक लेकर जाते थे वो रास्ता बदल देंगे, हम तरीका बदल देंगे। यानी कि बेंचमार्क कहता है तौर तरीका बदल दो, बेंचमार्क कहता है तौर तरीका बदल दो, तौर तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदल दो। धंधा गलत नहीं होता, अगर तरीका गलत है तो उस तरीके को बदल दो, धंधे को बदलने की जरूरत नहीं है, धंधे के बदलने की जरूरत नहीं है। ये बेंचमार्क कहता है, ये सॉरी BPR कहता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज बताता हूँ, उस स्टडीज पे पूरा का पूरा ये लॉ है, पूरा का पूरा लॉ है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा लॉ उसी केस में समझता है। That was my first company. I was working in the company called Ranbaxys. That's very first company I was talking. I was very young enough, must be 21, 22 year old. And you know what happens? उस कंपनी के मालिक थे, उस कंपनी के मालिक थे भाई परविंदर सिंह जी, पर उस कंपनी को खड़ा किया था उनके पिताश्री, जिनका नाम था भाई मनमोहन सिंह जी। और भाई परविंदर सिंह और भाई मनमोहन सिंह में जो रिलेशन था वो 36 का था। 36 समझते हैं ना, 36 का आंकड़ा आपके जिंदगी में कभी हुआ होगा? नहीं हुआ ना, वाह बहुत गंदा वाला। हिंदुस्तान में देखिएगा, हिंदुस्तान के जितने भी लॉयर्स थे उन लोगों को 50% को बाप ने हायर किया था और 50% को बेटे ने। इतना तगड़ा झगड़ा था,
इतना तगड़ा झड़ा था। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग रात को 3 बजे फोन आया, तू कहाँ है? मैंने बोला सर घर 3 बजे रात को कहाँ होते? बोला नहीं पीछे से म्यूजिक का आवाज आ रहा है। मैंने बोला सर करना क्या है? बोला आप आ जाइए कि रात को 3 बजे। देन ही आस्क्ड कि बाकी के हमारे जो टीम मेंबर के लोग तो वो कहाँ है? बोला मुझे क्या पता। बोला ठीक है सबको बुलाओ, रात को 3 बजे आएंगे। रात को 3 बजे हम लोग चले गए देविका टावर, नेहरू प्लेस। वहां पे देखा कि उनके फादर साहब का जितना कंप्यूटर था उठा उठा के नीचे फेंको, अब कंप्यूटर फेंको, फाइल फेंको, सब फेंक दो। मैंने बोला सर डेटा वेटर का नाम तो ले लेते हैं। बोला नहीं कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, मुझे उस आदमी का कुछ लेना ही नहीं है, मुझे मेडिसिन ही बनानी है, मुझे दवाई बनानी है, लेकिन तरीका वो नहीं होगा जो मेरे बापूजी करते थे, तरीका वो होगा जो मैं कर रहा हूँ। तो पहले बापूजी के केबिन से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके बापूजी के जो तब वाइस प्रेसिडेंट वगैरह तो उनके केबिन का दरवाजा तोड़ के दे ठका गिरा उड़ा के सब खत्म कर दिया। नया सिस्टम, नया तरीका, नया सब कुछ लगा। क्या हुआ कंपनी को, कंपनी नेक्स्ट ईयर में टाइम्स मैगजीन पे छपने वाले पहली इंडियन कंपनी बनी रनवैक्सी। तो इसमें क्या हुआ एक बार बताइए, क्या भाई परविंदर सिंह ने पुराने तरीका का पालन किया या बिल्कुल छोड़ दिया? ऊपर ऊपर से मेकअप किया या बिल्कुल रेडिकल रिडिजाइन कर दिया? क्या उसको ऊपर बिल्कुल नया से सोच रखी या पुरानी सोच पे चला? न्यू सोच। बिल्कुल न्यू सोच रखा। क्या उनमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ काम के प्रोसेस? यस ड्रामेटिक। तो सबसे बड़ा ड्रामा यही हुआ कि सबको उठा के बाहर फेंक दिया। और सबसे बड़ा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ये हुआ कि नेक्स्ट डे चौकीदार मॉर्निंग हमने बदल दिए थे। तो भाई मोहन सिंह आए, तो चौकीदार कहता है तुम कहाँ जा रहा है? भाई मोहन सिंह तो सरदार आदमी था। अरे तो मेरे को बोल रहे हैं मेरा नौकर आदमी है। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मेरा मालिक तो ये है, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उस दिन मेरे को लगा औरंगजेब के बारे में तो हमने सुना था, देख पहली बार रहे हैं। और मजे की बात देखो औरंगजेब के साइड में हम थे, लेकिन उन जैसे विद्वान इंसान, उन जैसा इज्जतदार इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। भाई परविंदर सिंह की कंपनी रनवैक्सी उनके बेटों ने बेच दिया था डाइची के पास। और गुड़गांव के ऑफिस में जो कटआउट लगा था भाई परविंदर सिंह का, इतनी इज्जत थी कि जापानीज कंपनी ने वो हटाई नहीं थी, वो रखी थी। जब सनफर्मा ने खरीद लिया तो उस फोटो को हटाया, उस कटआउट को हटाया, और उसके पहले नहीं हटा था, कुछ भी नहीं हटा था। इतनी रेस्पेक्ट थी उस व्यक्ति की। वो रेस्पेक्ट, काम करने का तरीका ही अलग था, पर चलन ही अलग था। अब बताओ, जो भाई ने कहा क्या टोटल डिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ? किसका? एग्जिस्टिंग सिस्टम का। क्या उन्होंने प्रोडक्ट बदला? नहीं, उन्होंने सिस्टम बदला। क्या रिकंस्ट्रक्शन किया सिस्टम पे? नो। क्या मेकअप किया? नो। क्या मैनिपुलेशन किया सिस्टम से? नो। क्या आइडिया डिलीट किया? नो। क्या क्लीन स्लेट कर दिया? यस। क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच किया? यस। क्या मॉडिफिकेशन किया पार्शियल? नो। क्या मार्जिनल इंप्रूवमेंट किया सिस्टम में? नो। उन्होंने क्या किया? अनयूजुअल एनहांसमेंट किया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में, सिस्टम बदल दी। अनयूजुअल, यूजुअल नहीं, अनयूजुअल, मतलब जो नियमता नहीं होता। और उन्होंने क्या किया? क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस को ठीक कर दिया। आप देखेंगे चंडीगढ़ में हमारा प्लांट है, अभी भी है, अब तो सनफार्मा के पास चला गया। मेडिकल के कंपनी में केमिकल का स्मेल नहीं आता था। आमतौर पे मेडिकल केमिकल इंडस्ट्रीज, और केमिकल का स्मेल नहीं आता था। भाई परविंदर सिंह ने क्या काम किया। पहली कंपनी होगी भाई परविंदर सिंह जिसने $1 बिलियन रिसर्च पे खर्चा करने का हमारा अनुमान था। और उनके टीम में सारे यंग लड़के थे, मतलब 22, उनके टीम में एवरेज एज 19-20 था, और सारे यंग लड़के थे, अच्छे सैलरी देते थे, अच्छे चीजें लेके चलते थे, और बड़े मस्त आदमी थे। आपको जो मैं कहूँ ना कि उन्होंने जो बिजनेस सिस्टम किया, जो सपोर्टिंग सिस्टम किया, जो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस किया, वो इतने जबरदस्त है। ऑफिस में आप गए, अरे क्या कर रहे हो यार? जरा दिल्ली में धूप हो रही है। अरे कौन सी जगह है जहाँ पे धूप नहीं है? तो बोले यार सिंगापुर में सही है। अरे ठीक है, शाम का टिकट करा, सिंगापुर चलते। काम पता नहीं है, साला काम फ्लाइट में निकल जाता था। और वहां जाके हमें पता होता था कि साहब कह रहे हैं कि सिंगापुर जाना है, तो इसका मतलब यह है कि भाई सोच ले, कुछ नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलेंगे क्या सोचना है, वहां बोलेंगे हाँ भाई प्रेजेंटेशन दे। बताया नहीं किस चीज का प्रेजेंटेशन है। सारी हमारी जान निकल जाती थी, ये भाई क्या करेगा। और उससे से बिजनेस करते थे, मतलब क्रिटिकल बिजनेस के सिस्टम को ही बंद कर दिया, सिस्टम को चेंज कर दिया। जो पुराना ढांचा था भाई परविंदर सिंह का कि पहले ये बनाएंगे, खोखे बनाएंगे ना, उन्होंने चेंज ही कर दिया, बिजनेस का तरीका ही चेंज कर दिया।
सो ये जो लोग होते हैं, जो प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड द बीपीआर. सो एलिमिनेटिंग ऑल रिडंडेंट एंड नॉन वैल्यू एडेड, मतलब इसमें क्या हुआ कि जो भी नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस था सर ने हटा दिया, कोई भी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज था सर ने हटा दिया, कोई ने मतलब ड्रास्टिकली चेंज कर दिया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केस स्टडीज आई गिव यू टू फॉर Ranbaxy. दैट इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने बीपीआर को यूज किया. तो आपको बीपीआर का मतलब समझ में आ गया. तो बीपीआर का डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर 1, फंडामेंटल, दैट इज रीथिंकिंग, यानी बिल्कुल फंडा से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू नहीं करेंगे. और ये फंडामेंटल थिंकिंग प्रोसेस का होगा. दूसरा है रेडिकल रीडिजाइन, किसका? प्रोसेस का. प्रोसेस अपने आप जोड़ दीजिएगा. फंडामेंटल रीथिंकिंग अबाउट द प्रोसेस, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेस, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड एंड सर्विस. ये पहला परिभाषा होगा, ये पहला परिभाषा होगा. सो फर्स्ट परिभाषा विल बी व्हाट? द फंडामेंटल रीथिंकिंग and radical redesign, dramatic improvement and in terms of the cost, quality, speed and service. ये पहला डेफिनेशन है जो आपको याद करके चलना है. दूसरा डेफिनेशन है टोटल डीकंस्ट्रक्शन, यानी कंप्लीट डीकंस्ट्रक्शन होगा. इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई मेकअप नहीं होगा, कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा, कोई डिलीशन नहीं होगा, क्लीन स्लेट होगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच होगा. ये सारे पॉइंट आपको लिख के दिए गए हैं. सो डेफिनेशन 2 है टोटल डीकंस्ट्रक्शन, नो रिकंस्ट्रक्शन, नो मेकअप, नो मैनिपुलेशन, नो एडिशन, नो डिलीशन, क्लीन स्लेट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. उसके बाद आता है परिभाषा नंबर 3, नो पार्शियल मॉडिफिकेशन, नो मार्जिनल इंप्रूवमेंट, एब्सोल्युटली टोटल डीकंस्ट्रक्शन. डेफिनेशन नंबर 4 आ रहा है unusual enhancement in operating effectiveness, redesigning of the critical business process, redesigning the supporting business. Definition number 5 आता है eliminating all redundant and non-value added steps, elimination of the non-value activities and transaction, reducing drastically the number of the transfer points of the such work, speeding the workflow through the use of the IT system. ये आपके पास ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास एलिमेंट ऑफ द बीपीआर. एलिमेंट ऑफ द बीपीआर देखिएगा, आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन आता है. देखिएगा फर्स्ट परिभाषा से एलिमेंट आ गया, 3 एलिमेंट. पहला एलिमेंट क्या है? फंडामेंटल रीथिंकिंग. दूसरा क्या है? रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेस. और तीसरा है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस परफॉर्मेंस. समझ में आया? यानी पहले ही डेफिनेशन में से ये हमारे पास आ गया. रेडिकल रीडिजाइन का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से देखो. रेडिकल रीडिजाइन का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से देखो. रेडिकल रीडिजाइन का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्ट से, पुरानी चीजों को बिल्कुल बदल दो. दैट्स कॉल्ड, जैसे भाई साहब ने क्या किया था, हमारे प्रविंदर भाई साहब ने रेडिकल रीडिजाइन किया. उन्होंने डेटर को नहीं रखा, कैटर को नहीं रखा, किसी को नहीं रखा, बिल्कुल सिस्टम डेटा फेटा सब उठा कर बाहर फेंक दिया. दैट्स कॉल्ड रेडिकल रीडिजाइन. तो जब नया प्रोसेस बना बिल्कुल रेडिकल रीडिजाइन, हमारे सप्लायर नहीं आए, हमारे लोग नहीं आए, हमारी चीजें नहीं आई और उसमें हम लोग उस पर काम करने लगे. दैट बिकम द रेडिकल रीडिजाइन. दैट्स कॉल्ड द रेडिकल रीडिजाइन. तो अगर आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट ऑफ द बीपीआर में कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द बीपीआर, तो आप कहेंगे 3 एलिमेंट ऑफ द बीपीआर. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बीपीआर? तो 3 एलिमेंट. पहला क्या है? फंडामेंटल रीथिंकिंग. रेडिकल दूसरा क्या है? रेडिकल रीडिजाइन. रेडिकल रीडिजाइन, तीसरा क्या है? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट. ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट. अब बताइए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बीपीआर क्या है? आराम से लिखिए. फंडामेंटल रीथिंकिंग. देन द सेकंड इज व्हाट? रेडिकल रीडिजाइन. देन दैट्स व्हाट्स कमिंग रेडिकल रीडिजाइन, रेडिकल रीडिजाइन, रेडिकल डिजाइन. देन इट्स कमिंग ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, रेडिकल डिजाइंस. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट. That is, it's coming dramatic improvement, dramatic improvement, dramatic improvement, absolutely in performance. तो अगर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द बीपीआर, तो आप आराम से लिख लेंगे. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर, व्हाट आर द स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन बीपीआर. तो आप मेमोरी कोड लिखिए, मेमोरी कोड लिखिए कॉपी में. 1 न्यू प्लान, O कैपिटल N कैपिटल E कैपिटल, न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रीडिजाइन प्लान. आराम से लिखिए मेमोरी कोड. 1 न्यू प्लान, ONE, 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीडिजाइन प्लान. ये मेमोरी कोड है. 1 न्यू प्लान, 1 न्यू प्लान, 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रीडिजाइन प्लान, 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड रीडिजाइन प्लान. तो आपके पास टोटल जो 5 स्टेप्स हैं. O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन. O का मतलब है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन. O का मतलब है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन. N का मतलब है नीड टू आइडेंटिफाई, नीड टू आइडेंटिफाई कस्टमर एंड कस्टमर नीड, नीड टू आइडेंटिफy customer and customer need, need to identify customer and customer need, need to identify customer and customer need, need to identify customer and need. E का मतलब है existing process strategy, existing process strategy. ONE यानी कि 1 हो गया. ONE, O का मतलब objective, N का मतलब need, E का मतलब existing process. O का मतलब क्या है? Objective, N का मतलब है need and E का मतलब क्या है? Existing process. And then is coming new formulation, यानी कि नया प्लान फॉर्मुलेट किया जाएगा. एंड 5वां है implementation of formulated plan, implementation of formulated plan. अगर आपके एग्जाम
में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर, तो आपका मेमोरी होगा ONE 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट इज कमिंग. अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बीपीआर, व्हाट आर द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर, तो आपका मेमोरी कोड होगा 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला प्लान. राइट डाउन इन कोड, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा अगर याद में नहीं करवाऊंगा. तो राइट डाउन स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर. आप तो लिखेंगे 1 न्यू प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. राइट डाउन one new plan formulation and implementation of formulation plans. Right, and one new plan formulation and implementation new plan. One new plan formulation and implementation new plan. RAM से O का मतलब है objective, N का मतलब है need, E का मतलब है existing process को ध्यान से. new plan formulation एक point है and implementation of formulation plan एक point है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि how many steps are there in implementation of BPR, write down how many steps are there in 5. How many steps are there in implementation of BPR? How many steps are there in implementation of BPR? How many steps are there in implementation of BPR? How many steps are there in implementation of BPR? How many steps are there in implementation of BPR? There are 5 steps. There are 5 steps. 5 steps. 5 steps. 5 steps. 5 steps. Perfectly. What is the code? Write down the code again. Write down the code. One new plan formulation and implementation. Write down one new plan formulation and implementation. Write down what new plan formulation and implementation. One new plan formulation. Write down fast, fast, fast. One new plan formulation and implementation. One new plan formulation and implementation. That's absolutely correct. Next question. Now what is coming in fact? अब आता है problem in identity of BPR. अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन आता है one new plan. Very good. One new plan formulation and implementation. अब एक क्वेश्चन आता है problem in implementation of BPR. ए भाई ये बोल देगा. अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जब भाई मोहन सिंह को ऑफिस में जब हटाया गया तो प्रॉब्लम क्या होगा? पहला, इट डिस्टर्ब द एस्टैब्लिश्ड हायरार्की, यानी कि जो टॉप के लोग थे उनको हटाया गया तो डिस्टर्ब हुआ. इट डिस्टर्ब द फंक्शनल स्ट्रक्चर खत्म हो गया. सीरियस रिपरकशन, अगर सही तरह से अंजाम नहीं दिया गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. लॉस ऑफ टाइम बहुत लॉस जाएगा. रेसिस्टेंस टू वर्क फोर्स, ह्यूज एक्सपेंडिचर बिकॉज सब कुछ चेंज कर रहे हो, कंप्यूटर भी फेंक रहे हो. लॉस ऑफ द एक्सपेंडिचर, लॉस ऑफ रेवेन्यू इन शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं आएगा. ट्रिकी टारगेट बहुत ट्रिकी होगा. द टर्न आउट एज अ फेलियर, अगर ये टर्न आउट फेलियर हो गया, टर्न आउट एज फेलियर, अगर सही नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तो ये 9 पॉइंट देखते हो, उस कहानी के पॉइंट में से लिख दोगे तो भी चलेगा. क्या? बिजनेस स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, सही तरह से यूज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, लॉस ऑफ टाइम जगह, लोगों में नाराजगी होगी, अपने बाप का नहीं हुआ तो किसका होगा. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर. तो जो स्टोरी आपको सुनाई गई उससे आपको समझ में आ गया होगा. सो एनीवे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर. अब देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ नहीं पढ़ोगे ना और वहां पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप क्या करोगे? स्टेप्स ऑफ बीपीआर लिख के आ जाओगे. गलत है. स्टेप्स ऑफ बीपीआर अलग है एंड प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर अलग है. स्टेप्स ऑफ बीपीआर अलग है एंड प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर अलग है. तो अगर प्रिंसिपल पूछे तो आपको लिखना है सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोऑर्डिनेटेड विद अ कॉमन डेटाबेस. इसी में से 3 प्रिंसिपल निकल गया, हमारा आंसर हो गया. कॉमन डेटाबेस का मतलब होता है कि सभी लोग एक ही डेटा पे काम करेंगे, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे. मतलब जैसे मान लो कि एक एक्सेल सीट है तो उसी एक्सेल सीट में सभी करेंगे ताकि बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा. ये नहीं कि अरे मेरा फाइल बदल गया, वो फाइल बदल गया, ये फाइल बदल गया, ऐसा नहीं. अभी आज आप एक्सेल सीट की बात कर रहे हो भाई. परविंदर सिंह आप देखो, सिंगल कॉमन डेटाबेस बेचते हैं लेट 90s में, ऑलमोस्ट 20 इयर्स बिफोर, 22 इयर्स बिफोर वो बात करते थे, 25 इयर्स बिफोर. कितना बड़ा विजनरी आदमी थे. ह्यूज गाय यार, ह्यूज गाय. आई लव हिम अ लॉट. अब आगे है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट? ओके, बीपीआर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीपीआर का रोटी है. क्या है? रोटी है. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब रोटी है, लाइफ लाइन है. तो मेमोरी कोड क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बीपीआर, रोटी. हाँ, रोटी खराब मतलब टेक्नोलॉजी खराब तो बीपीआर गया पानी में, खत्म. अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया तो बीपीआर गई, कंपनी बंद. यानी जो प्रॉब्लम एरिया का जो आखिरी है ना, मे टर्न आउट एज अ फेलियर हो जाएगा. बीपीआर रोटी है. आर का मतलब क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू रिलेशनशिप को फिर से बनाएंगे
ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ज्योग्राफी और डिस्टेंस, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण डिस्टेंस नहीं रहेगा, टाइम कंप्रेस हो जाएगा, एंड इंपैक्टफुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। तो रोटी का आर का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, ओ का मतलब है ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, टी का मतलब है टाइम कंप्रेशन, एंड आई का मतलब है इंपैक्टफुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप कहेंगे रोटी। रोटी। क्या कहेंगे? रोटी। रोटी। आर बोले तो रीस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप, ओ बोले तो ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ डिस्टेंस, टी का मतलब है टाइम कंप्रेशन, आई का मतलब है इंपैक्टफुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। खत्म। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। अब एक बार क्वेश्चन आता है, एरिया इन विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वैल्यू, एरिया इन विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वैल्यू, area in which the information technology provides value, area in which the information technology provides value। तो तीन एरिया है, डबल ई आई। क्या है? डबल ई आई। एफिशिएंसी बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, इनोवेशन बढ़ाता है। तो आपके क्वेश्चन में आता है कि एरिया इन विच द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वैल्यू, तो आप कहेंगे 3 एरिया है, एंड ये क्या है? डबल ई आई। ये क्या है? डबल ई आई। क्या है? डबल ई आई। डबल ई आई का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन। राइट। तो अब बताओ, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो क्या है, तो आप आंसर देंगे रोटी। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आंसर क्या देंगे आप? रोटी। रोटी। एरिया इन विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रिएट वैल्यू, तो आंसर क्या देंगे? डबल ई आई। डबल ई आई। इज दैट क्लियर? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ द बीपीआर, दैट इज द सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ व्हाट? बीपीआर। यानी बीपीआर का सेंट्रल थ्रस्ट क्या होगा? बीपीआर का सेंट्रल थ्रस्ट क्या होगा? तो आप देखेंगे 3। पहला है कस्टमर के नीड को रिकॉर्ड करना, फिर उसको कम से कम टाइम में डिलीवर करना, और फिर सैटिस्फायर पॉइंट को रिकॉर्ड करना। यानी कस्टमर नीड इज रिकॉर्डेड, देन कस्टमर साइकिल टाइम इज रिकॉर्डेड, देन कस्टमर नीड सैटिस्फायर इज प्रोवाइडेड। तो 3 थ्रस्ट एरिया है। 1, कस्टमर की जरूरत क्या है, कम से कम टाइम में हम कैसे प्रोवाइड करें, और नेक्स्ट है कि कौन सा सैटिस्फायर पॉइंट है, कौन सा दिस इज 3C, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3C। नेक्स्ट, सो दिस वाज द पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज। अब ये हमारे पास आखिरी है, और पहला यहाँ पे हमारे पास आता है स्ट्रैटेजिक चेंज। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब है लंबा चेंज। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक चेंज। आप मेमोरी को आप आराम से लिखें, आराम से अपने कॉपी में लिखे, स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक चेंज, स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक चेंज। स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक चेंज आराम से लिखे, और इसका मेमोरी कोड लिखे NSI। इसका मेमोरी कोड लिखे NSI, NSI, NSI। इसका मेमोरी कोड है NSI, इसका मेमोरी कोड है NSI, NSI। दिस इज कॉल्ड NSI। N का मतलब आगे लिखिए, N का आगे लिखिए नीड फॉर recognition of the group where change needed, need for recognition of the group where change needed, need for recognition of the group where change needed। N का मतलब यह है। S का लिखिए शेयर्ड विजन, S का लिखिए शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन क्रिएशन, एंड I का लिखिए इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, institutionalize the change, institutionalize the change, institutionalize the change। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा स्टेप्स फॉर द चेंज, स्टेप्स फॉर द चेंज, तो आप NSI लिखेंगे। सो अब आपके क्वेश्चन आएगा NSI, तो N का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको नीड रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से लोग हैं जिनमें चेंज चाहिए। नीड रिकॉग्निशन फॉर द पीपल हु नीड चेंज। उनके साथ क्या करो, शेयर विजन करो कि हमारी कंपनी की क्या विजन है, शेयर विजन आपको पता है। और इंस्टीट्यूशनलाइज द, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, यानी उनके आत्मा में, अंतरात्मा में चेंज को लेके आओ।
तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेप्स कितने हैं स्ट्रैटेजी चेंज के, तो आप बोलेंगे एनएसआई। एन का मतलब है नीड टू रिकॉग्नाइज द पीपल हु नीड चेंज, और दूसरा क्या है, उनमें शेयर्ड विजन क्रिएट करना, देन उनमें आत्मा में बैठाना, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। बेटा अगर चेंज के स्टेप्स आए तो आप अगर यही 3 स्टेप लिखोगे तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। If you write these 3 steps, then only you can get it, otherwise you will never get it. So you have to go through this. The steps 3 ही है NSI, need to recognize the people who need change, N का मतलब S का मतलब shared vision, and I का मतलब institutionalize the change. ये steps है। Next question लिखिएगा, phase or process of strategic change. Phase or process of strategic change. Next heading लिखिएगा, phase or process of strategic change. Phase or process of strategic change. Phase or process of strategic change लिखिएगा by Kurt Lewin, K-U-R-T, Kurt Lewin, L-E-W-I-N, Lewin। कई बार नाम लेके पूछता है कि कर्ट लेविन ने क्या क्या प्रोसेस बताया था। by Kurt Lewin. By what? Kurt Lewin. Kurt Lewin. K-U-R-T. Kurt Lewin. L-E-W-I-N. Lewin. Kurt Lewin. That is what? Kurt Lewin. Kurt Lewin. Okay. अब कर्ट लेविन ने 3 फेज या प्रोसेस के 3 फेज बनाया। पहला प्रोसेस है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और तीसरा है रीफ्रीजिंग। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और तीसरा है रीफ्रीजिंग। क्लियर? अब बताइए, एज पर द कर्ट लेविन प्रोसेस कितने हैं, फेज ऑफ प्रोसेस कितने हैं, या स्टेप्स इन प्रोसेस? 3। ये क्या है बेटा? पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, और तीसरा है रीफ्रीजिंग। तीसरा है रीफ्रीजिंग। तीसरा है व्हाट? रीफ्रीजिंग। तीसरा है रीफ्रीजिंग। इज दैट क्लियर? रीफ्रीजिंग। अब ध्यान से देखिएगा आराम से। चेंज टू न्यू सिचुएशन में 3 स्टेप्स हैं, या चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में 3 स्टेप्स हैं। चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में 3 स्टेप्स हैं, और इसका मेमोरी कोड है CII। CII, that is what? Compliance, identification and internalization. Compliance, identification and internalization. तो अगर देखा जाए तो टोटल 6 पॉइंट है। एक है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, रीफ्रीजिंग। चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में 3 है। दिस इज व्हाट? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस देखिएगा, अब इसको एक एक को समझिए बढ़िया से। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है कि जो चेंज करना है चिल्ला के कह दो कि ये चेंज मैं करने वाला हूं, और खुल के कहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये चेंज मैं कर रहा हूं, ये चेंज मैं करूंगा, कहानी खत्म। इसको रहना है रहे, नहीं तो अपने बाप के घर जाए, सिंपल। तो ये लोगों को साफ कहो कि अनफ्रीज है। ये अनफ्रीजिंग मतलब जितनी भी, इसका मतलब कि जितनी भी बदबू आ रही है कंपनी में, कानाफूसी हो रही है कंपनी में, इधर उधर की बात हो रही है कंपनी में, वो उधर उधर की बात के बढ़ने टाइम मत मांगो, टालो मत, साफ कह दो कि ऐसा चेंज होगा। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, कहानी खत्म। जाने वाले को किसने रोका है यार? क्यों परेशान हो रहे हो? ये अनफ्रीजिंग है। दूसरा तरीका है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। अब नए सिचुएशन में चेंज करना है, तो कैसे होगा? कंप्लायंस। HC केलमैन ने कहा कि ये तरीका नंबर 1 कंप्लायंस, रूल बनाया जाए और लोगों को कहा जाए तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मानना पड़ेगा, रूल का पालन करना ही पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये डंडा वाली बात करनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन, तुम देखो कि कंपनी में किसकी तरह बनना चाहते हो, रोल मॉडल देखो, और अच्छे रोल मॉडल को दिमाग में प्रमोट करो और लोगों में इंटरनलाइज करो, आत्मविश्वास दिलाओ, अंतरात्मा में डाल के कहो कि तुम्हें अपने अंदर ये बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज का प्रोसेस यही है।
जब लोगों में बदलाव हो जाए और लोग नई चीजों में आ जाए तो रीफ्रीज कर दो, यानी कि उसको प्रोसेस को बंद कर दो, उसके बारे में बार बार बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रीफ्रीज द सिचुएशन, और रीफ्रीज द सिचुएशन करके आपको सिंपल ये बात लेके आना है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कर्टलविंग के अनुसार प्रोसेस ऑफ चेंज कितने हैं, तो प्रोसेस ऑफ चेंज के 3 स्टेप्स हैं, 3 फेज है। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है Unfreezing, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, changing to new और फिर है situation, रीफ्रीजिंग। refreezing, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में 3 पॉइंट है, CII, compliance, identification, internalization. आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। अब आता है आपके पास कंट्रोल, ये आखिरी चीज है। कंट्रोल में कंट्रोल का मतलब होता है कि बिजनेस में आपने सिस्टम लगा दिया लेकिन कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कंट्रोल होना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल, 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजी कंट्रोल। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या अंतर है। ध्यान से समझना, एक लाइन का आंसर है, समझ में आ गया तो जैसे एक कंपनी है जिसमें मान लो कि 200 इंग्रेडिएंट लगता है, 200 इंग्रेडिएंट लगता है या 20 रॉ मटेरियल लगता है, एक एक रॉ मटेरियल को कंट्रोल करते हैं तो दैट बिकम ऑपरेशनल कंट्रोल। आप इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे? इसमें कंट्रोल करेंगे कि रॉ मटेरियल कौन से मार्केट से आएगा, इसका ईओक्यू क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसकी स्टोरिंग कैसे होगी, स्टोरिंग में कैसे रखा जाएगा, ये प्लांट में इशू कैसे किया जाएगा, एक एक आइटम को देखते हैं तो इट बिकम ऑपरेशनल कंट्रोल। जब होलिस्टिकली सारे आइटम को देखते हैं तो इट बिकम्स मैनेजमेंट कंट्रोल। थ्रस्ट ऑन द इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन पे होगा क्लियर कट मेजरेबल रिलेशनशिप कि यो क्यू कितना रखेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा। सेट स्टैंडर्ड प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्मुलेटेड, यानी मतलब एकदम इंस्ट्रक्शन होगा कि मुझे 200 क्वांटिटी मंगानी है तो 200 क्वांटिटी मंगानी है, और उसके पहले देखना है कि इमली की 200 क्वांटिटी मंगा रहे हैं तो इमली की क्यों रखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फ्रिज में इसको रख रहे हैं, उसकी खपत कितनी हुई, कंजम्पशन क्या है। आप यो क्यू कैसे निकालते हो कंपनी में? 2AO/C। ए का मतलब है कि एनुअल कंजम्पशन कितना हुआ, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना हुआ। सो आपको क्या करना है कि ये ऑपरेशनल कंट्रोल है और एक मैनेजमेंट कंट्रोल है। और यहाँ पे साफ लिखा है इंडिविजुअल कॉस्ट इंडिविजुअल बजट। यो क्यू हमेशा, इसीलिए बार बार यो, अब आप बोलोगे सर यो क्यू के एग्जाम में लिख सकते हैं, यस व्हाई नॉट, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यो क्यू इंडिविजुअल आइटम के लिए होता है, यो क्यू इंडिविजुअल आइटम के लिए होता है। यो क्यू इज फॉर द इंडिविजुअल आइटम, यो क्यू इज नॉट फॉर व्हाट, is not at all for the whole inventory. So EOQ is a part of the operational management. EOQ is not a part of the management control. Correct? So ध्यान से देखना, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। More inclusive and more aggregate, integrated activities of compute the department or the division of the entire organization. Objective is to achieve the enterprise's goal path, short range or the long range. यानी इंडिविजुअल के लिए है तो ऑपरेशनल कंट्रोल है, एंड अगर कलेक्टिव है तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल है। तो क्या मैं मानूं कि अगर मेरे बच्चे को ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आराम से कर लेगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो नाउ इट्स कमिंग इज, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के टाइप्स कहते हैं, इसका मेमोरी कोड लिखो। मेमोरी कोड लिखना, कंट्रोल प्रीमाइसेस विथ सर्विलेंस, control premises with surveillance and alert control implementation. Control premises with surveillance and alert control implementation. Alert control implementation. ये 4 तरह के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं। 4 तरह के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं। 4 तरह के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होते हैं। पहला है प्रीमाइस कंट्रोल, दूसरा है स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, तीसरा है
स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, तीसरा है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, अलर्ट कंट्रोल, एंड चौथा है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, एंड चौथा है व्हाट इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अब मेमोरी कोड को फिर से याद करो, क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन हर दूसरे एग्जाम में पूछता है, हर दूसरे एग्जाम में स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पे क्वेश्चन पूछता है, हर दूसरे एग्जाम में पूछता है। तो दैट बिकम्स द प्रीमाइस कंट्रोल। देखिए मेमोरी कोड क्या है, कंट्रोल प्रीमाइसेस, पहला पॉइंट हो गया, विथ सर्विलेंस, ये दूसरा पॉइंट हो गया, अलर्ट कंट्रोल तीसरा पॉइंट हो गया, एंड चौथा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो एक लाइन भी याद हो गया और चारों तरीके याद हो गए। ये क्या है, कंट्रोल प्रीमाइसेस विथ सर्विलांस एंड अलर्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, चारों हो गया। अब ध्यान दे देखना, प्रीमाइस कंट्रोल, जब भी प्रीमाइस की बात आती है तो हमारा सीए का बच्चा भर भर के फेंकता है, बिना पढ़े समझ जाता है, वो लिखता है प्रीमाइस का मतलब है कि बिल्डिंग सही होना चाहिए, प्रीमाइस का मतलब है कि बिल्डिंग में ताला सही होना चाहिए, प्रीमाइस अपने आप फेंकता है, जबरदस्त फेंकता है। प्रीमाइस का मतलब है कि चौकीदार सही होना चाहिए, फिर वो आईटी का उसमें आराम से ठोक देता है कि उसमें सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। ये सब गलत है। प्रीमाइस का मतलब बिल्डिंग नहीं होता, प्रीमाइस का मतलब होता है एजम्पशन का बेस, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब कि बेस, फाउंडेशन मत करना। एजम्पशन का बेस क्या है, ध्यान से ना, जब तुम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है, जो आप जब स्ट्रैटेजी करते हो, बेस बनाते हो, बेस बनाते हो, बेस बनाते हो, बेस बनाते हो, तो आपने एनवायरनमेंट के बारे में एजम्पशन लिया, एजम्पशन लिया, क्या किया, एजम्पशन लिया। अब जब इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो एजम्पशन आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी एग्जिस्टेंस को चेकिंग को प्रीमाइस कंट्रोल कहते हैं। जो आपने एजम्पशन लिया उसको चेक करना प्रीमाइस कंट्रोल होता है। तो प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब है कि जिस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है वो बेसिस जिंदा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेसिस ही खत्म हो गया, यानी एनवायरनमेंट के ऊपर जो एजम्पशन लिया था वो तो खत्म नहीं हो गया आपने। अब एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, पॉलिटिकल के भी हो सकता है, इकोनॉमिक पे भी हो सकता है, सोशल पे भी हो सकता है, कल्चरल पे भी हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है, लीगल पे हो सकता है, मार्केट पे हो सकता है, कंपेटिटर पे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है, कस्टमर पे भी हो सकता है, इंटरमीडिएट पे हो सकता है। यानी कि पूरे के पूरे 6 जो आपने एनवायरनमेंट पढ़े थे उसका जो आपने एजम्पशन लिया था कि ये बिहेवियर होगा एनवायरनमेंट का, वो बिहेवियर जो आपने एज्यूम किया था आज भी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है तो क्या चेंज करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी में, ये आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के अध्ययन को, इस तरह के अध्ययन को अपन लोग कहते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। अब देखो मॉड्यूल के लाइन पढ़ के दिखाता हूं क्या लिखता है। प्रीमाइस ऑफ एजम्पशन ऑफ एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, एनवायरनमेंट की बात करता है। रिक्वायर एंड डिजायरेबल टू कंट्रोल रेलिवेंट प्रीमाइस मतलब बेस ऑफ डिसीजन इन अ बेटर वे। एनवायरमेंटल फैक्टर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो मॉनिटर एंड वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइसेस, कि वैलिड है, एक्यूरेट है, नहीं है। ऐसा तो नहीं पापा सुबह सुबह बोले कि भैया मैं नहीं जा रहा हूं। इम्प्लीमेंट आफ्टर असेसिंग इन डेप्थ, सेट डायरेक्शन टू बी फॉलोड विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, एंश्योर ओन एजम्पशन आर एग्जामिन्ड, जो आपका एजम्पशन था वो एग्जामिन हुआ है। तो मैं कहूं कि आपके एग्जाम में कई बार 5 नंबर का नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीमाइस कंट्रोल। तो पहला लाइन लिखोगे, प्रीमाइस कंट्रोल इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, और फिर आप लिखना शुरू कर दोगे। उसमें मैक्रो, माइक्रो, स्ट्रैटेजिक, बेस, ये सारे पॉइंट आराम से लिख दो। अब दूसरा आता है स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस। सर्विलेंस को, सर्विलियंस को जो भी आप कहते हो, इसको कहते हैं देख रेख। देख रेख, निगरानी करना, निगरानी करना। तो निगरानी इज नॉट फोकस्ड, इज अनफोकस्ड, but it can give a very good message when it can find out something very good, मतलब कोई चीज मिल जाए। अब जैसे ऑफिस में क्या है, आपको क्या करना है कि आपको पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो अब एक बात है, छोटी सी बात है, आपको सर्विलेंस के लिए क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है पता होना चाहिए,
तो कंपनी के डायरेक्टर को कहा जाता है कि तुम क्लब जाओ। मतलब आप विश्वास करोगे, कंपनी के डायरेक्टर को ये कंपल्सन होता है कि इतना घंटा क्लब में बैठना है। तो आप बोलते हो क्लब में बैठते हो तो दारू पीते होंगे, तो बताओ जो दारू पीते हैं पिलाते हैं तो उसका पैसा कौन बियर करता है? कंपनी बियर करती है। कंपनी क्यों बियर करती है उसके दारू का पैसा? क्लाइंट यहाँ दे, यही सर्विलेंस है। मीटिंग हो गया तो ऑफिस पे हो जाएगा, वहां पे जब बातचीत करते हैं तो उस इंडस्ट्री के और भी लोग आते होंगे जो इनफॉर्मल टॉक पे दारू पे उनको पता चलता होगा कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इसलिए है, मीटिंग के लिए नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारी मैगजीन है, बहुत सारी मैगजीन है, वो पढ़ना चाहिए ताकि उसकी सर्विलेंस हो सके इंडस्ट्री का। बिजनेस न्यूज पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम पढ़ना चाहिए, जिस रिलेटेड धंधे में उस धंधे का ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़े सारे ग्रुप बने रहते हैं उसका मैसेज पढ़ना चाहिए। रेदर डायरेक्टर को कंपल्सन होता है कि वो जा करके इंटरनेट पे 10 मिनट जा करके ब्राउजिंग करे कि उनके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में क्या चल रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे बंद हो गया, हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत फोकस्ड नहीं होता, ये अनफोकस्ड होता है, ये कैजुअल स्कैनिंग होती है। उसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड करो, उसको कहो कि क्लब जाओ, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल पढ़ो, उसको कहा जाता है न्यूज़पेपर पढ़ो। ये बेसिक में लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल है, लेकिन अगर सही जगह तीर बैठ गया तो दिस कैन गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंपनी टू टेक डिसीजन। तो दिस इज कॉल्ड सर्विलेंस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्विलेंस इज अनफोकस्ड टेक्निक एंड मेथड। करेक्ट आंसर इज करेक्ट। ये अनफोकस्ड है, ये फोकस्ड नहीं होता, बट दिस गिव्स लॉट ऑफ बेनिफिट। तो आपने दो चीज कर लिया, प्रीमाइस कंट्रोल कर लिया, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस कर लिया। अब आता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या होता है कि दो कंपनियां, दो कंपटीटर आपस में मर गए, हमें बाद में पता चला, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमें अलर्ट कर दे। तो इसमें हम अपने खुफिया बंदे को रखेंगे, अपने बंदों को फिट करके बैठेंगे, भाई क्या हो रहा है बता मेरे को, दुनिया में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, चीज़ों में क्या हो रहा है। ये चीज़ें ना स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस पे अलर्ट कंट्रोल लगा रहे हैं तो हमारे पास अलर्ट कंट्रोल नहीं है और सब गड़बड़ हो गया। तो एनवायरनमेंट में जो क्राइसिस मैनेजमेंट आ रहा है, आने के पहले हमारे अंदर में कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमें बता दे। तो इस तरह का अलर्ट कंट्रोल है। दो कंपटीटर मिल जाएं, सरकार में कोई चेंज तो नहीं ला रही, वो अलर्ट कंट्रोल होना चाहिए कि हमें बता दे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ अलर्ट कंट्रोल का। आप लोगों में किसी भी व्यक्ति को मीरा नाडिया का नाम पता है क्या? मीरा नाडिया। आप एक काम करना, आप गूगल पे सर्च करना मीरा नाडिया रतन टाटा कन्वर्सेशन, तो तुम्हें मिल जाएगा। ये बंदी जो थी, ऑफ कोर्स शी इज नॉट इन जेल। जो आप देखिएगा जो 2G स्कैम हुआ था ना, 2G स्कैम में इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय मिनिस्ट्री में क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वालों ने इस व्यक्ति को, इस लड़की को पैसा दिए थे, जो ये लड़की बताती थी कि मिनिस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। अलर्ट कंट्रोल इतना बड़ा होता है। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन उठा के देखोगे ना, उनका अपना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिस दिल्ली में रखे हैं, ये सारे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करते हैं। कहने के लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, वास्तविक रूप में ये पूरी सेटिंग चलती है क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन मिनिस्ट्री क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत हो जाए। हर कंपनी, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपना अलर्ट कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन है। सारा इंफॉर्मेशन अलर्ट, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है इन्होंने। हाँ, उस केस में मैं थोड़ा सा मैं सोचता था रतन टाटा जैसे व्यक्ति को डायरेक्ट बात करने की क्या जरूरत पड़ गई, व्हाई टू टॉक डायरेक्टली विद मीरा नाडिया जैसे लड़की के साथ। तो दैट वाज अ पॉइंट। एनीवे, रतन टाटा बेटर नोज अबाउट। कई बार डेस्परेशन होता है, जल्दी से पता लग जाए, जल्दी से पता लग जाए, लोग बात करते हैं। उसका कंपनी का नाम था वैष्णवी कंसल्टिंग। नाडिया करके करोगे ना तो गूगल पे बड़े सारे कन्वर्सेशन मिल जाएंगे। वो she was set as a puppet in the this she made a lot of money out of this, but okay fine, that's no problem। तो इस तरह के सिस्टम को
अलर्ट कंट्रोल रहता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज कोई कंपनी में ना हो जाए और उसमें चीजें ना हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड द अलर्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, यानी कि जब सब कुछ सही हो जाए तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कॉन्क्रीट सीक्वल एक्शन में होना चाहिए। एक बार अगर सोच लिया तो कॉन्क्रीट होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसको एसेस करना चाहिए। अब यहाँ पे कई बार पूछता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तो अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है मॉनिटरिंग फॉर्म और दूसरा होता है माइलस्टोन रिव्यूज। तो मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट क्या होता है कि पहले हम डिसाइड करेंगे, मान लो ये जो टोटल काम यहाँ इधर से कट गया, अच्छा ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है काम और यहाँ पे आ रहा है, तो इतनी बड़ी लाइन आ गई, देख रहे हैं ना। तो इस टोटल काम को मान लो हमने 5 भाग में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बांट दिया। तो इसको हम कहते हैं लाइक दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में हम इसको कहते हैं दैट इज मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट। हमने 5 भाग में बांट दिया। अब फर्स्ट पार्ट में हमारी रिसोर्स क्या लगेंगे, मैन क्या लगेगा, मनी क्या लगेगा, मशीन क्या लगेगा, मटेरियल क्या लगेगा, मोटिवेशन लेवल क्या होगा, सभी को एसेस करेंगे। तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट, यानी कि हर पार्ट में कितना कितना पैसा लगता है वो देखेंगे। दूसरा है माइलस्टोन। अब फर्स्ट माइलस्टोन मिल गया, हमने क्या किया, टोटल को 5 माइलस्टोन में बांट दिया। तो फर्स्ट माइलस्टोन में देखेंगे कि उसमें कितना काम हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे उसमें चीजें चल रहा है, हाउ द थिंग इज वर्किंग। और फिर वो अगर सही नहीं हुआ तो ऑडिट में जाएगा, फिर उसको देखा जाएगा कि काम सही नहीं हुआ। अगर ऑडिट क्लियर करेगा फिर हम नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन रिव्यूज। तो एक काम को 5 भाग में बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन। और उसके बाद हर माइलस्टोन पे क्या क्या रिजल्ट लगेगा, दैट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट। सो 2 फॉर्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड MM मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन रिव्यूज। तो माइलस्टोन रिव्यूज वहां पे निकल के आता है।